सो बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और मजेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि हम इसमें जानने वाले हैं थर्ड इन दी रैंकिंग के बारे में। अब ये क्या नहीं वाला है ये आपको मालूम पड़ेगा इस वीडियो में। अब पिछले एपिसोड में तो हमें बताया कि जियान ने दो हुआंग के लेवल 2 पे ब्रेक थ्रू कर लिया था, और ये सब पॉसिबल हो पाया था बस वो छोटी सी ब्लैक लाइन की वजह से, जो कि उस पॉइजन डीमन स्पॉट से निकली हुई थी। इस वजह से जियान सोचता है कि क्या हो अगर मैं इस पूरे के पूरे डीमन स्पॉट को ही रिफाइन कर लूं, क्योंकि इससे मेरी कल्टीवेशन सीधा दो हुआंग के पीक पे ही पहुंच सकती है। तभी हम देखते हैं जियान को अपनी शर्ट को उतारते हुए, जिसके बाद उसकी नजर जाती है सीधे उस डीमन पॉइजन स्पॉट पे। जियान इस डीमन पॉइजन स्पॉट के अराउंड एक ब्लैक कलर को भी देख सकता था, लेकिन इस डीमन पॉइजन स्पॉट को एक अनयूजुअल सील ने सील कर रखा था। और जियान के लिए गुड न्यूज ये थी कि इस सील की वजह से ये डीमन पॉइजन स्पॉट फैलना बंद हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जो कि जियान के स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो बताती कि मैंने इस सीलिंग मेथड को उसी बुक से याद किया है जिसे काफी टाइम पहले हमने चिंगसेन टाउन में ढूंढा था, और अगर इसके साथ तुम्हारी हेवनली फ्लेम्स को भी ऐड कर दिया जाए तो इस डीमन पॉइजन स्पॉट के इरप्ट होने का टाइम अब 2 साल आगे शिफ्ट हो गया है। लेकिन ये कहने के बाद उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो गया था। वो कहती है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें 2 साल के अंदर इसको रिमूव करवाना होगा, क्योंकि 2 साल के बाद ये सील अपने आप ही रिमूव हो जाएगी, और जिसके बाद तुम्हारा डीमन पॉइजन स्पॉट काफी भयानक तरीके से इरप्ट हो जाएगा। ये सुन के जियान भी कहता है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन वो लिटिल फेरी डॉक्टर को ये नहीं बताता है कि अगर उसे कोई तीसरी हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो उन तीनों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके इसे अपने आप ही रिफाइन कर सकता है। इसका रीजन ये था क्योंकि हेवनली फ्लेम कहीं आसमान से तो टपकती नहीं है। एक नई हेवनली फ्लेम को ढूंढने की डिफिकल्टी किसी दोजुंग लेवल के वॉरियर को ढूंढने से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ। वो कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है हमारे आसपास कहीं भी कोई दोजुंग लेवल का प्रैक्टिशनर है नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कहीं भी दोजुंग लेवल का प्रैक्टिशनर नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर हम बात करें एक दोजुंग लेवल के प्रैक्टिशनर की तो उसे द्वीकी कॉन्टिनेंट के गोल्डन पगोडा में भी सबसे ज्यादा टॉप एग्जिस्टेंट का दर्जा दिया जाता है, और जो भी एक्सपर्ट इतने ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं वो अपने सेक्ट के टॉप एंसेस्टर्स होते हैं। और अगर हम ऐसे एग्जिस्टेंस से कंपेयर करें पॉइजन सेक्ट या फिर यान अलायंस को, तो फिर वो एग्जिस्टेंस होंगे बिल्ली और ये है अभी चूहे, क्योंकि ये जामा एम्पायर और ये चूहेन एम्पायर दोनों ही बहुत ही ज्यादा छोटी जगह हैं अगर हम कंपेयर करते हैं पूरे के पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट को। अब खैर यहाँ पे द्वीकी कॉन्टिनेंट की तो बात ही छोड़ो, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की भी बात करी जाए तो चूहेन एम्पायर और जामा एम्पायर बिल्कुल एज में बिलोंग करते हैं। अब खैर इसके बारे में हमारा जियान भी कुछ कर नहीं सकता था। वो एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है कि चलो हम चीजों को थोड़ा सा स्लोली लेते हैं, आखिरकार हमारे पास अभी 2 साल बचे हुए हैं। और जब जियान ने ये सब बोला था तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है जो कि उसे काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग दे रहा था, क्योंकि उस एक्सपर्ट को उसके मास्टर और जानन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सूचियान दोनों ने बताया था। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे फेंग जुनजे की बात कर रहे हैं। अब जुनजे उन वॉरियर्स के नेम के पीछे लगाया जाता है जो कि इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी 2 जोन लेवल की स्ट्रेंथ को रखते हैं। लेकिन जियान के लिए अच्छी बात थी कि वो मास्टर के काफी अच्छे फ्रेंड थे। हाँ, हम इन दोनों को लंगोटिया यार भी बोल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये तो पता लग ही गया है कि 2 जोन लेवल के प्रैक्टिशनर्स कितने ज्यादा हाई लेवल पर रहते हैं। तो अगर जियान गलती से कहीं 2 जोन लेवल के वॉरियर से मिल भी जाता है तभी दूसरी पार्टी उसकी अपने आप से हेल्प तो बिल्कुल नहीं करने वाली। इस वजह से दोनों की दोनों पार्टी में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होना बहुत जरूरी है। अब ये बात तो जियान को पता थी, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के दिमाग में ये सवाल था कि कोई 2 जोन लेवल का वॉरियर किसी नॉर्मल इंसान के साथ क्यों रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेगा। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल रिलेशनशिप को दूर रख दें तो वैसे भी सारी की सारी रिलेशनशिप बस स्ट्रेंथ की बेसिस पे बिल्ड करी जाती हैं। और एक्चुअली में ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी है, जिसमें ऑफकोर्स दोनों पार्टी की स्ट्रेंथ भी कंपेरेबल होनी चाहिए। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जिसने अपने दिमाग में ये फैसला ले लिया था कि वो मास्टर के उस फ्रेंड को ढूंढेगा, क्योंकि जियान की जानकारी में बस फेंग जुनजे ऐसे इंसान रह गए थे जो कि जियान की जेन्युइनली मदद कर सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट एल्डर सूचियान ने बताया था उन बातों से जियान फील कर पा रहा था कि इनकी फ्रेंडशिप मास्टर यालाओ से काफी ज्यादा डीप रही होगी। क्योंकि जब मास्टर यालाओ अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं तो फेंग जुनजे उनकी कई सालों तक तलाश करते रहते हैं। इस वजह से जियान भी उनके ऊपर भरोसा करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि अगर वो इन फेंग जुनजे को ढूंढ लेता है तो उसके मास्टर यालाओ की वजह से फेंग जुनजे जियान की मदद जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ तक ये सब सोचने के बाद जियान अपनी आईब्राउज को निट कर लेता है, क्योंकि ये द्वीकी कॉन्टिनेंट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब वो बेचारा कहाँ पे जाए उन्हें ढूंढने के लिए। जियान सोचता है कि क्या मैं ये रूमर फैला दूं कि मैं मास्टर याओलाओ का डिसाइपल हूँ, लेकिन अगर जियान ऐसा करता है तो उसे फेंग जुनजे ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, लेकिन हॉल ऑफ सोल जियान को सबसे पहले ढूंढ लेगा, क्योंकि जियान के मास्टर और उसके क्लैन दोनों की हॉल ऑफ सोल से काफी ज्यादा दुश्मनी है। और जैसे ये खबर फैलती है जियान की हालत तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और ये सब सोच सोच के अब जियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से वो अपना बस सिर हिला के एक हेल्पलेस स्माइल को ही दिखा सकता था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि काइलिन और जिया कहाँ पे गए हैं। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो इस रॉक फॉरेस्ट से बाहर जाते हुए कहती है कि वो दोनों तो हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो हम भी बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकते हो तो तुम्हें यहाँ पे नुकसान ही होने वाला है। ये सुन के जियान भी हाँ बोल देता है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा पॉइजनस फॉग फैला हुआ था। वैसे तो जियान की हेवनली फ्लेम्स की वजह से कोई नॉर्मल पॉइजन उसके पास आ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब अजीब से पॉइजन
थे। इस वजह से जियान फटाक से लिटिल फेरी डॉक्टर को फॉलो करता है और हम देखते हैं इन दोनों को बाहर की तरफ जाते हुए। जब बाहर क्वीन मेड्यूसा और जिया इन दोनों को सेंस करते हैं तो फटाक से इनके सामने आ जाते हैं और जब फाइनली क्वीन मेड्यूसा जियान का अच्छा एक्सप्रेशन देख लेती है तब हम उसके फेस पे भी एक रिलीफ वाली स्माइल को आते हुए देखते हैं। वो एक कंसर्न वॉइस में जियान से कहती है कि तुम्हारा मैटर सेटल हो गया। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ नॉड कर देता है। वो कहता है कि इस सब के लिए तो हम बस लिटिल फेरी डॉक्टर को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के इस सीलिंग मेथड की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो इस चीज से डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। और जियान ने ये वाली बात तो बिल्कुल सही कही थी, क्योंकि इन छोटे छोटे ब्लैक थ्रेड्स को रिफाइन करने में जियान की बैंड बज गई थी। इसे रिफाइन करने के लिए जियान ने अपनी 2/3 दुकी को एग्जॉस्ट कर लिया था। इस बात से हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि अगर ये डीमन पॉइजन स्पॉट कहीं पूरी तरीके से इरप्ट हो जाता है तो करेंटली जियान के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसे संभाल सके। स्पेशली जियान ने ये शब्द इसलिए कहे थे ताकि क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर की रिलेशनशिप थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, क्योंकि ये दोनों तो कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती हैं। अब जियान की अंडरलाइंग मीनिंग को तो क्वीन मेडुसा भी बड़ी आसानी से समझ गई थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो कुछ नहीं समझी है। वो पूछती कि इसके इरप्शन को कितनी देर तक डिले कर दिया गया है, क्योंकि क्वीन मेडुसा के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही था। काइलिन का ये क्वेश्चन सुन के हमारा जियान भी अपना सिर हिला देता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा के हिसाब से 2 साल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ। वो थोड़े से हेजिटेशन के बाद कहती है कि इसे हमने 2 साल के लिए डिले कर दिया है और 2 साल के बाद ये सील अपने आप ही हट जाएगी। क्वीन मेडुसा कहती है कि बस 2 इयर्स, मतलब कि 2 साल के अंदर हमें एक 2 जोन लेवल के वॉरियर को ढूंढना पड़ेगा जो कि जियान की हेल्प करने के लिए बिल्कुल राजी हो, नहीं तो ये डीमन पॉइजन स्पॉट फिर से इरप्ट हो सकता है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ बोल देती है। मेडुसा कहती है कि तुम इसे दोबारा से सील नहीं कर सकती। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सिर हिलाने लगती है। वो कहती है कि इस मेथड को बस एक ही बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसे दोबारा से यूज करेंगे तब तक इसके पूरे के पूरे इफेक्ट खत्म हो चुके होंगे। ये सुन के मेडुसा की आईब्राउज तो एकदम वर्टिकल हो गई थी और सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट अभी शुरू करने वाली है। अब खैर इन दोनों की सिचुएशन को जज करने में हमारा जियान भी बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुका था। इस वजह से वो फटाक से इन दोनों के बीच में घुस जाता है। वो कहता है कि ये फालतू के डिस्कशन से कोई फायदा नहीं होगा, हमें प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना होगा कि एक 2 जोन लेवल के बंदे को कैसे ढूंढा जाए। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तो हमारे रहने का थोड़ा सा इंतजाम कर दो, क्योंकि काइलिन और जिया दोनों ने काफी लंबी बैटल में पार्टिसिपेट किया है और इन दोनों को अभी रिकूपरेट करने की जरूरत है। अब ऑफ कोर्स हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करने वाली। वो जियान से हाँ बोलने के बाद वहां से चली जाती है और उसके रिएक्शन को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्सनली सारे के सारे काम मैनेज करने वाली थी। शाओशियान के जाने के बाद जियान का ध्यान जाता है क्वीन मेडुसा के ऊपर। वो कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा अच्छा कर लो। लेकिन जियान की इन बातों का क्वीन मेडुसा के ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे हम हाथ पे हाथ रख के बस वेट तो कर नहीं सकते हैं। मेडुसा की ये बात सुन के जियान का ध्यान जाता है अपनी स्टोरेज रिंग पे। इस समय जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कोल्ड था। वो कहता है कि पहले तो हम इस प्रोटेक्टर टाई का कल बंदोबस्त करते हैं, जिससे हमें हॉल ऑफ सोल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल सके, क्योंकि जियान चुएन एम्पायर में आया ही इसलिए था ताकि इस प्रोटेक्टर टाई को कैप्चर कर सके। ये सुन के क्वीन मेडुसा के फेस पे थोड़ी सी हेजिटेशन फ्लैश होती है, लेकिन फाइनली वो एक रिजॉल्व के साथ नॉड कर देती है। तभी पूरा का पूरा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रूम को जहाँ पे काफी ज्यादा सॉफ्ट फ्रेग्रेंस फैली हुई थी और हम इसके चारों तरफ कुछ हल्की हल्की लाइट्स को भी देख सकते थे, जिससे ये कमरा काफी अच्छी वाइब दे रहा था। तभी हमारा ध्यान जाता है बेड पे, जहाँ पे जियान अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। हम देखते हैं उसे अलग अलग हैंड सील्स को बनाते हुए, जिससे आसपास की नेचुरल एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। पॉइजन सेक्ट की इस जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी अवेलेबल थी। तभी हमें मालूम पड़ता है वो ज्ञान जो कि मास्टर ने जियान को दिया था। मास्टर बताते हैं कि अगर कोई ट्रेन नहीं करता है तो उसकी सारी की सारी स्किल्स टाइम के साथ रिग्रेस होने लगती हैं। इस वजह से हर एक इंसान को लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना एफर्ट्स को पुट करे कोई भी एक रेनाउंड एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर हम जियान की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसकी नोज के अंदर 2 सफेद कलर की एनर्जी लाइंस एंटर कर रही थी, और जब वो पूरी तरीके से जियान के अंदर एंटर करती हैं तो उसकी हेवनली फ्लेम से उनका रिफाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। और हर एक रिफाइनमेंट के साथ हम जियान के ऑरे को थोड़ा सा स्टेबल होते हुए देखते हैं। साथ ही साथ में उसकी बॉडी की द्युकी और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। जियान की ये ट्रेनिंग करीब 1 घंटे तक चलती रहती है, जिसके बाद हम देखते हैं जियान को अपनी आंखें खोलते हुए। इस समय जियान काफी ज्यादा डीप ब्रीदिंग कर रहा था, और जब उसका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाता है तो जियान अपने शर्ट के बटन खोल के उस डीमन पॉइजन स्पॉट को चेक करता है। जियान कहता है कि एक एलीट दोजोन आ। तभी जियान के दिमाग में एक विचार आता है, क्योंकि एक दोजों को इतनी जल्दी ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और खासकर कोई मिल भी जाता है तो उसकी वो हेल्प नहीं करेगा। इस वजह से जियान कहता है कि अब ये सही टाइम है जब मैं अपनी थर्ड हेवनली फ्लेम को ढूंढना शुरू कर दूं, क्योंकि जियान अगर अपने आप पे रिलाई करके इस डिमोनिक स्पॉट को रिफाइन कर लेता है तो वो समझ पा रहा था कि उसे कितना ज्यादा फायदा होने वाला था। तभी हम देखते हैं जियान को फ्लिक करते हुए, जिससे एक हरे कलर की फ्लेम उसके सामने फ्लोट करने लगती है। जियान कहता है हेवनली फ्लेम आ। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ मैप्स के टुकड़ों को बाहर निकालता है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है
वुडन मैप के टुकड़ों पे, जो कि काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे क्योंकि इन टुकड़ों की एजेस बहुत ज्यादा घिसी हुई थी और वहाँ पे जो टेक्स्ट था वो काफी ज्यादा ब्लरी था। लेकिन इन सबको मिला के अगर हम एक रफ एस्टिमेट निकालें तो ये एक ब्लैक लोटस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। और जब हम इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि एक लोटस के ऊपर एक लेयर चढ़ा रखी है जिसका रंग पूरी तरीके से काला है और ये ब्लैक कलर ही इस लोटस को काफी ज्यादा डिमोनिक अपीयरेंस दे रहा था। जियान इस ब्लैक लोटस ड्राइंग को काफी देर तक घूरता रहता है और धीरे धीरे करके उसकी धड़कन और ज्यादा तेज होती जा रही थी। अब जियान वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा था जिसे चीजों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इस ब्लैक लोटस को देख के जियान समझ पा रहा था कि ये चीज कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है और अगर मैंने तुम लोगों को इसका नाम नहीं बताया तो तुम लोग हो जाओगे पागल। तो यहाँ पे बात हो रही है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की, जो कि हेवनली फ्लेम लिस्ट में नंबर 3 पे बिलोंग करती है। अब तुम्हारे भाई ने इतनी खतरनाक न्यूज तुम्हें दे ही दी है तो चलो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो और हम फिनिश करते हैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पे। हम अगले एपिसोड से जानने वाले हैं जियान के आगे के प्लान्स, कि वो आगे कहाँ पे ट्रैवल करने वाला है और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो इस वजह से जो लोग पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो और तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगने वाला और इससे तुम्हारे भाई की थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशंस हैं तो तुम उन्हें कमेंट्स में लिख के बिल्कुल बता सकते हो। खैर अगर तुमने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो और नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होने के बाद मैं इसकी लिंक राइट साइड में छोड़ दूंगा। सो मिलते हैं वीडियो को इस बार, तब तक के लिए हरे कृष्णा।